Hello, my dear student. How are you all? I hope you all are good. And in this video today we will discuss about the exercise 1.3 of chapter 1, that is integers. So without any delay, let's start the video. आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 से, जो कि इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं 1 to 5 क्वेश्चंस वो हमने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया है। तो आज स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 एंड हियर इज द क्वेश्चन सेज दैट अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट room temperature be lowered from 40 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? आपसे क्वेश्चन में पुट अप किया गया है ये कि रूम टेम्परेचर है, ठीक है, और रूम टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, 40 डिग्री सेल्सियस आपका रूम टेम्परेचर है और उसको आपको लोवर्ड करना है। हमने फ्रीजिंग स्टार्ट की, जैसे हम एसी स्टार्ट कर देते हैं तो वैसे ही फ्रीजिंग हमने स्टार्ट की है। तो जैसे हमने फ्रीजिंग स्टार्ट किया, कूलिंग स्टार्ट करी हमने, तो हमारा टेम्परेचर लोअर हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कितना रिड्यूस हो रहा है हमारा टेम्परेचर? एवरी 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, यानी कि 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है आपका, ठीक है। सो कूलिंग हो रही है आपकी इतनी। तो आपको पूछा गया है क्वेश्चन में कि 10 आवर्स के बाद, जब हमने प्रोसेस कूलिंग का स्टार्ट किया, कूलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करने के बाद में 10 आवर्स के बाद, ये नहीं कि आफ्टर 2 आवर्स 3 आवर्स, नहीं, कितने टाइम बाद हम इसे चेक कर रहे हैं, हम 10 आवर्स के बाद में उस रूम का टेम्परेचर चेक करेंगे कि रूम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा। सो आई होप आपको क्लियर होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो स्टूडेंट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे हमने लिखा है टेम्परेचर टू बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर गिवन था, तो हमने सबसे पहली स्टेटमेंट ये लिखी है, टेम्परेचर टू बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस। अब हमने सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है डिक्रीज रेट ऑफ टेम्परेचर एवरी आवर, यानी कि हर एक आवर्स बाद में, यानी कि हर एक घंटे बाद में टेम्परेचर कितना रिड्यूस हो जा रहा है, रूम का टेम्परेचर कितना कम हो जा रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जा रहा है, ठीक है, रिड्यूस हो जा रहा है। तो अभी हमसे टोटल कितना आवर्स का पूछा हुआ है, 10 आवर्स के बाद का पूछा हुआ है हमसे। तो टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, 10 आवर्स के बाद में कितना टेम्परेचर हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। तो ये है रिड्यूस हो रहा है। अभी हमने यहाँ पे अभी देखो कैसे करते हैं इसको, ये जो वो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, ये वो टेम्परेचर है जो उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के बाद में रिड्यूस हो रहा है, यानी कि कम हो जा रहा है। अब हमें क्या निकालना है, फाइनल हमें निकालना है रूम का टेम्परेचर, ठीक है। रूम का टोटल टेम्परेचर कितना हो जाता है 10 आवर्स के बाद में। तो हमने फाइनल स्टेटमेंट जो लिखी हुई यहाँ पर देख सकते हो आप, रूम टेम्परेचर आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस, ठीक है। फाइनल हम टेम्परेचर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि जब हमने प्रोसेस स्टार्ट किया तो उसके बाद हमारे रूम में कितनी कूलिंग हो गई है, ये हमें चेक करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो जो हमारा रूम का टेम्परेचर था वो हमने सबसे पहले लिखा, दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस, वो हमने लिखा है। उस 40 डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, रिड्यूस का मीनिंग हो रहा है कि कम हो रहा है, जो टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, माइनस, ऑब्वियसली माइनस ही करेंगे। अगर हमें हीट करते हम उसको तो प्लस कर देते, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस का मीनिंग है जो फाइनल टेम्परेचर है आपका, जो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसमें से आपको 50 डिग्री सेल्सियस लेस करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस में से 50 डिग्री सेल्सियस को सब्ट्रैक्ट किया, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है स्टूडेंट्स। कितना होगा आपका, -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो जो फाइनल रूम टेम्परेचर है आपका आफ्टर 10 आवर्स when the process begins, that the temperature is -10 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। आई होप आपको क्लियर होगा ये कि हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो टेम्परेचर हमें गिवन था रूम का वो हमने नोट डाउन किया, 40 डिग्री सेल्सियस था यहाँ पर। उसके बाद में एवरी आवर कितना रिड्यूस हो रहा है हमने वो मेंशन किया यहाँ पर। फिर फाइनल आंसर के से पहले हमने लिखा कि टोटल कितने आवर्स का वो टाइम पीरियड कंसिडर कर रहे थे, तो टोटल वो था 10 आवर्स के लिए। तो हमने 10 आवर्स का कितना टेम्परेचर फाइनल होगा, कितना टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है वो हमने नोट डाउन किया, और उस टेम्परेचर को फिर हमने रूम के टेम्परेचर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे कि हमें फाइंड आउट हो जाए कि फाइनली रूम का टेम्परेचर 10 आवर्स के बाद में कितना रिड्यूस हो चुका है,
ठीक है। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 एंड क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है, ये कहता है कि इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, जैसे आपके क्लास टेस्ट होते हैं तो 10 क्वेश्चंस क्लास के टेस्ट में थे, टोटल 10 क्वेश्चन थे। अब उन 10 क्वेश्चंस में से जब आपके 5 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर्स, यानी कि अगर आपका आंसर सही होता है तो आपको 5 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे एंड -2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आपने आंसर आपका इनकरेक्ट है तो आपको -2 मार्क्स रिवॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है। एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, और आपने अगर कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो उस केस में आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट जो है, मोहन गेट 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। मोहन ने क्या किया, एक स्टूडेंट है मोहन, उसने 4 क्वेश्चन को करेक्ट आंसर किया है और 6 क्वेश्चन को इनकरेक्ट आंसर किया। मीन्स उसने 4 + 6 10, टोटल 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया उसने, एक भी क्वेश्चन उसने स्किप नहीं करा। अब हम इसका फाइनल स्कोर फाइंड आउट करना है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे करेंगे हम इसको। ये है आपकी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, मोहन, ठीक है। मोहन का क्वेश्चन था, क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय मोहन, मोहन अवॉर्डेड। सो मोहन का केस है ये, यानी कि मोहन फर्स्ट पार्ट में मोहन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे करेक्ट आंसर। कितने कहिए करेक्ट आंसर उसने, करेक्ट आंसर उसने किए थे 4, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4 करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर, कितने इनकरेक्ट आंसर थे उसके, 6, ठीक है। ये तो थे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो उसने मतलब अटेम्प्ट करे हैं जो। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे कि उसके करेक्ट मार्क्स कितने आ रहे हैं, स्कोर फॉर करेक्ट मार्क्स, ठीक है, स्कोर फॉर करेक्ट आंसर। अब कितना स्कोर हुआ उसका, कितना करेक्ट आंसर को देने के बाद में, देखो उसने टोटल कितने आंसर सही थे उसके, 4 थे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 करेक्ट आंसर के लिए हमें कितने मार्क्स मिल रहे थे, हमें 5 मार्क्स मिल रहे थे। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, करेक्ट मार्क्स के लिए, सॉरी करेक्ट क्वेश्चन के लिए, करेक्ट जो आंसर उसने किया उसको लिए 5 मार्क्स मिल रहे थे एक क्वेश्चन के लिए। तो हम यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई, बिकॉज ही हैज़ अटेम्प्टेड 4 राइट आंसर, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ से 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आ जाएगा उसका 20 जो मार्क्स है उसको 20 मार्क्स मिलते हैं करेक्ट आंसर के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसने क्या किया, स्कोर में उसका हम करेंगे फाइंड आउट स्कोर फॉर इनकरेक्ट, ठीक है, स्कोर फॉर इनकरेक्ट आंसर। अब वो कितना है उसका, देखो उसने कितने अटेम्प्ट किए थे, 6 अटेम्प्ट किए थे, मल्टीप्लाइड बाय, और इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे थे, -2 मार्क्स मिल रहे थे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस को 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ में, तो कितना हो जाएगा आपका, -12 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हिज स्कोर, फाइनल स्कोर हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोहन स्कोर, ठीक है, मोहन स्कोर कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर के साथ में इनकरेक्ट आंसर को हम ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तभी तो हमारा होगा। तो कितना होगा, 20 प्लस -12, ठीक है, यानी कि 20 में से हम प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 8। कितना स्कोर किया मोहन ने, 8 मार्क्स स्कोर किए हैं मोहन ने आउट ऑफ टोटल 10 क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। देखो करेक्ट मार्क्स के लिए, करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स अवॉर्डेड थे, इनकरेक्ट आंसर जो थे 6 थे, ठीक है। मार्क्स कितने मिल रहे थे, करेक्ट के लिए 5 मार्क्स मिल रहे थे और इनकरेक्ट के लिए 2 मार्क्स मिल रहे थे। तो हमने यहाँ पे लिखा स्कोर फॉर करेक्ट आंसर। अब कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर के लिए टोटल 4 × 5 दैट इज 20 उसके करेक्ट आंसर के लिए थे, और इनकरेक्ट के लिए 12 मार्क्स हो गए थे उसके। अब हमने फिर फाइनल में लिखा हमने मोहन स्कोर, क्या हो जाएगा मोहन का स्कोर, यानी कि इन दोनों मार्क्स को हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो जब हमने इन दोनों मार्क्स को ऐड किया तो उसका आंसर आया फाइनल में 8। तो मोहन ने कितना स्कोर किया, मोहन ने टोटल 8 मार्क्स स्कोर किए थे अपने
टेस्ट में, क्लास टेस्ट में, ठीक है। सो स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, दैट इज रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, हर स्कोर आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखा है। रेशमा की हम बात कर रहे हैं सेकंड पार्ट में, करेक्ट आंसर कितने किए उसने, 5 किए हैं, और इनकरेक्ट आंसर 5 किए। दैट मीन्स उसने टोटल 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, एक भी क्वेश्चन को उसने स्किप नहीं किया है, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर देखो फिर हमने लिखा है सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, स्कोर फॉर करेक्ट आंसर, यानी कि जब उसने पूरे टोटल करेक्ट जो आंसर थे वो 5 अटेम्प्ट किए थे, तो टोटल 5 करेक्ट आंसर का कितना स्कोर बनता है उसका, 5 से हमने 5 को मल्टीप्लाई किया। ये 5 कौन सा है, ये 5 जो है बच्चे, फर्स्ट जो 5 है वो है करेक्ट आंसर्स उसने कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट 5 जो है वो नेक्स्ट 5 ये शो करता है कि एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स थे, तो वो मार्क्स है ये आपको जो करेक्ट आंसर के लिए प्रोवाइडेड है। तो 5 × 5 25, यानी कि करेक्ट आंसर को करने के बाद में उसका कितना स्कोर हो जाता है, 25 उसका स्कोर हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, स्कोर फॉर इनकरेक्ट आंसर। भाई उसने जब इनकरेक्ट आंसर किया तो उसके भी तो मार्क्स उसे अवॉर्डेड है, और कितने मार्क्स हैं, टोटल 5 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए थे, और एक क्वेश्चन जो इनकरेक्ट हो जाता है उसके लिए उसको -2 मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, सॉरी टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे उसके, यानी कि -10 मार्क्स हो जाएंगे। यानी कि जो उसके करेक्ट आंसर थे उसके लिए इसको 25 मार्क्स मिले हैं, और इनकरेक्ट आंसर के लिए इसको -10 मार्क्स को डिडक्ट कर लेंगे, मतलब 10 मार्क्स उसमें उसके लेस कर देंगे हम, ठीक है। पेनाल्टी तो लगेगी ना कि इनकरेक्ट आंसर किया है उसने। अब रेशमा का फाइनल स्कोर क्या है, देखो कैसे करेंगे हम, जो टोटल उसका स्कोर था करेक्ट आंसर का और जो उसका इनकरेक्ट आंसर जो उसने किए थे उन दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पे ऐड किया, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में भी सॉल्व किया था, हमने यहाँ पे उसने ऐड किया 25 को और -10 को हमने ऐड किया, दोनों को सॉल्व करने के बाद में 15 मार्क्स आए हमारे। तो रेशमा का कितना स्कोर हो गया, रेशमा का 15 मार्क्स का उसने अवार्ड किया है टोटल टेस्ट में, ठीक है। जो टोटल 10 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए थे उन टोटल 10 क्वेश्चन में से उसको 15 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है, हीना गेट 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट, यानी कि टोटल हीना ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 7 अटेम्प्ट किए थे, उन 7 क्वेश्चन में से उसके 2 करेक्ट आंसर सही, 2 करेक्ट आंसर्स थे और 5 इनकरेक्ट आंसर्स थे। तो अब हमें इसका टोटल स्कोर फाइंड आउट करना है। तो देखो हम अब जैसे हमने इससे पहले के 2 पार्ट सॉल्व किए वैसे इस पार्ट को भी सॉल्व करेंगे हम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे करेक्ट आंसर, कितने करेक्ट आंसर थे उसके, करेक्ट आंसर, हीना के करेक्ट आंसर थे 2, ठीक है, ये है 2 करेक्ट आंसर थे उसके, और इनकरेक्ट आंसर थे उसके आई थिंक 5, ठीक है, 5, यस 5 इनकरेक्ट आंसर्स, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका स्कोर, ठीक है। ये तो थे टोटल हमारे कि इसके 2 करेक्ट आंसर्स थे और 5 इनकरेक्ट आंसर्स थे, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका मीनिंग हो रहा है यहाँ पे बच्चे कि 2 और 5 यानी कि 7, यानी कि 7 क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट किए थे, 3 क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट नहीं किए थे। जो अटैम्प्ट ही नहीं करे तो उनके लिए तो उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसके लिए 0 मार्क्स थे उसको, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है स्कोर फाइंड आउट करना है हमें, स्कोर फॉर करेक्ट, ठीक है, जो करेक्ट मार्क्स थे उसके, जो करेक्ट आंसर थे फॉर करेक्ट आंसर, ये हमें फाइंड आउट करना है। और कितने करेक्ट आंसर थे उसके 2 करेक्ट थे, और करेक्ट के लिए कितने मार्क्स मिल रहे थे, 5 मार्क्स मिल रहे थे, यानी कि 10 मार्क्स हो गए टोटल। उसको कितने मार्क्स मिले हैं, उसको 10 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब ऐसे ही हमें स्कोर फाइंड आउट करना है उसका इनकरेक्ट के लिए, स्कोर फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर जो है उसके कितने थे, इनकरेक्ट आंसर थे उसके 5, और एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स अवॉर्डेड थे, -2। तो उसको मल्टीप्लाई जब हमने किया तो हमारा आंसर मिल गया हमें -10, यानी कि उसके टोटल मार्क्स के लिए हमें इन दोनों मार्क्स को ऐड करना होगा। तो हम लिखेंगे हर स्कोर इज इक्वल्स टू में 10 मार्क्स प्लस -10 मार्क्स, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो ये प्लस का 10 है, माइनस का 10 है, यानी कि टोटल कितने मार्क्स मिले उसको, 0 मार्क्स मिले हैं। सो स्टूडेंट उसने देखो 2 करेक्ट आंसर्स भी करे, लेकिन उसके 5 इनकरेक्ट आंसर्स की वजह से उसको कितने मार्क्स मिले हैं, 0 मार्क्स मिले हैं। तो ये नेगेटिव मार्क्स का है इफेक्ट,
ठीक है, कि आपको करेक्ट मार्क्स, जब करेक्ट आंसर आप करते हो तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में 5 मार्क्स मिल रहे थे फॉर एवरी करेक्ट आंसर, एंड इनकरेक्ट के लिए 2 मार्क्स मिल रहे थे। तो स्टूडेंट आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा ये आपको, कि करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स, 2 करेक्ट आंसर से उसके और 5 इनकरेक्ट आंसर से। और जब हमने इसे सॉल्व किया कि स्कोर कितना हुआ करेक्ट आंसर का, 10 मार्क्स स्कोर हुआ, और इनकरेक्ट आंसर का कितना स्कोर हुआ, -10 मार्क्स। और हर स्कोर, या फिर हम टोटल स्कोर कर देते हैं, हम हर टोटल स्कोर, ठीक है, कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 0 मार्क्स हो जाएगा। सो हीना स्कोर 0 मार्क्स इन हर एग्जाम और इन हर क्लास टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। सो स्टूडेंट, ये है आपको क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑन ग्रे सीमेंट सोल्ड। दैट मीन्स एक सीमेंट की कंपनी है, उस सीमेंट की कंपनी में जो सीमेंट हम सोल आउट कर रहे हैं वो टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज़ वाइट सीमेंट और सेकेंड वन इज़ ग्रे सीमेंट, यानी कि दो हम मतलब 2 वेराइटी के हमारे पास में सीमेंट्स हैं, एक वाइट सीमेंट है और एक ग्रे सीमेंट है। जब कंपनी उनको सेल आउट करती है यानी कि बेचती है मार्केट में, तो क्या होता है कि वाइट सीमेंट पे, यानी कि वाइट सीमेंट का जो एक बैग हम सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उस पर उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और जो उसका ग्रे बैग, जो ग्रे सीमेंट है, ठीक है, ग्रे सीमेंट को जब आप सोल्ड आउट कर रही है तो उसे लॉस हो रहा है ₹5 का। कितने का, एक बैग पे ₹5 का उसको लॉस हो रहा है, और ग्रे सीमेंट में और वाइट सीमेंट में एक बैग पर उसे ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है। तो स्टूडेंट, ये थी कंडीशन, यानी कि अगर कोई जो सेलर है, जो शॉपकीपर है, वो जब अपने सीमेंट के बैग्स को सोल्ड आउट करता है, तो एक बैग पे, वाइट बैग जब वो सोल्ड आउट करता है तो एक वाइट बैग पे उसे ₹8 का प्रॉफिट होता है। और वहीं उसे जब वो ग्रे सीमेंट को सेल आउट करता है तो एक बैग पे उसे ₹5 का लॉस होता है। क्वेश्चन का 8 का ए पार्ट है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। अब कंपनी ने कितने बैग को सेल आउट किया है, 3000 बैग को सेल आउट किया, वो भी कौन से सीमेंट को, वाइट सीमेंट को। और ग्रे सीमेंट के कितने बैग्स को सेल आउट किया उसने, ग्रे सीमेंट को बैग्स थे टोटल 5000। अब हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। फाइनल में जब उसने 3000 बैग्स वाइट सीमेंट के सेल आउट कर दिए और 5000 बैग उसने ग्रे सीमेंट के सेल आउट कर दिए, तो नेट में उसके पास में कितना अमाउंट बचता है, यानी कि उसके पास में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट, देखा आपने यहाँ पर, हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे पार्टीशन कर लिया है, व्हाइट बैग के लिए और यहाँ पे ग्रे बैग के लिए। ठीक है, प्रॉफिट कितना मिल रहा था एक बैग पर, ₹8 का, और लॉस कितना हो रहा था, ₹5 का लॉस हो रहा था उसे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि टोटल कितने नंबर ऑफ बैग सेल्ड आउट हुए थे। व्हाइट में कितने थे आपके, 3000 थे। ठीक है, बैग ए पार्ट है, यहाँ पर हम ए पार्ट मेंशन कर देते हैं। बैग सोल्ड, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने लिखा है बैग सोल्ड इन अ मंथ, कितने बैग सोल्ड आउट हुए थे, 3000 थे। सेम हम यहाँ पर भी लिखेंगे, बैग सोल्ड इन अ मंथ, कितने हो जाएंगे टोटल, टोटल कितने थे वो आपके 5000 बैग्स थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5000 मेंशन कर दिया है। अब नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है टोटल कॉस्ट, टोटल जो मनी उसमें मिला है, यानी कि प्रॉफिट हुआ है इसको या लॉस हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए जो नंबर ऑफ बैग्स हैं उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें फाइनल में प्रॉफिट मिल जाएगा, उसे कितना प्रॉफिट मिला है वाइट बैग को सेल करने के लिए। ठीक है, सो प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3000 बैग्स, कितना प्रॉफिट मिलेगा उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कितना प्रॉफिट मिल रहा था एक बैग पे, 8 मिल रहा था। नंबर ऑफ बैग्स कितने थे, 3 थे, सॉरी 3000 थे। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, 8 इंटू 3 24,000। ठीक है, 24,000 उसको प्रॉफिट हो रहा था। और वही यहाँ पर कितना लॉस हो रहा था उसे, लॉस ऑन सेलिंग 5000 बैग्स, कितने बैग्स है टोटल,
5000 बैग्स थे, तो यहाँ पे हमने लिखा और कितना लॉस हो रहा था उसे, 5 का लॉस हो रहा था, ₹5 इंटू 5000, तो कितना हो जाएगा ये 25,000। कितना हो गया 25,000 हो गया यहाँ पर। सो देखो यहाँ पर 24,000 में टोटल वाइट बैग्स जो थे, वाइट सीमेंट के जो बैग्स थे वो सेल्ड आउट हुए थे, और टोटल 25,000 के लॉस में उसने ग्रे बैग्स को सोल्ड आउट किया था। अब हमें यहाँ पे निकालना है नेट प्रॉफिट और या लॉस। अब देखो आप, जो लॉस होता है हम उसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और जो प्रॉफिट होता है उसे हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट का मतलब होता है इंक्रीज होना और लॉस का मतलब होता है रिड्यूस होना, कम होना, ठीक है। तो अब हम देखो यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करते हैं कि इसे टोटल कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। नेट इनकम, इनकम कर रहे हैं हम यहाँ पे से कितना मिला, ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा 24,000 था, प्लस का था ये क्योंकि इसे प्रॉफिट हो रहा था, और ये कितना था, ये आपका माइनस कर देंगे हम 25,000, ठीक है। या फिर हम इसे ऐसा कहेंगे, अभी आपको थोड़ा क्लियर होगा, ये देखो इन दोनों अमाउंट को हम ऐड कर देंगे। ये नेगेटिव का लॉस में था इसलिए हमने इसे नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करा है, और ये पॉजिटिव प्रॉफिट था इसलिए हमने इसे पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया। अब हमें इन दोनों अमाउंट को ऐड कर दिया, जब हमने इन दोनों अमाउंट को ऐड कर दिया तो हमारा आंसर हुआ 24,000 और प्लस इंटू माइनस माइनस 25,000, ठीक है। अब इसको फाइनल करेंगे हम, तो माइनस कितना हो जाएगा 1,000, यानी कि 1,000 का उसको लॉस हुआ है। नेट इनकम इसको टू माइनस में आई है हमारी, तो इसका मीनिंग है उसे 1,000 का लॉस हुआ है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे अपनी, लॉस ऑफ ₹1,000 ऑन टोटल सोल्ड बैग्स इन अ मंथ, ठीक है स्टूडेंट। ये था आपका फाइनल सोल्यूशन। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि आपने टोटल वाइट बैग्स को, देखो इसे एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे देखो टोटल कितने बैग्स थे वाइट, यहाँ पे देखो हमने वाइट और ग्रे को सेपरेट कर लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो गया है कि हम यहाँ पे वाइट बैग्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम ग्रे सीमेंट की बात कर रहे हैं। तो प्रॉफिट कितना था, ₹8 का था, बैग सोल्ड हुए थे एक मंथ में 3,000, और प्रॉफिट कितना हुआ उसको, फिर 24,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। वहीं पर अगर हम ग्रे बैग्स की बात करें तो लॉस हो रहा था उसे एक बैग पर ₹5 का, टोटल कितने थे मंथ में सेल्ड आउट किए थे उसने 5,000 किए थे, और उसे टोटल जो लॉस हुआ कितना हुआ 25,000 का हुआ। नेट इनकम हमने देखी यहाँ पर 24, ये प्लस में था, एडिशन हमने किया इनका टोटल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए कि प्रॉफिट का अमाउंट भी ऐड करेंगे हम और लॉस का अमाउंट भी ऐड करेंगे हम। उसमें जो लॉस का अमाउंट होता है उसे हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे -25,000 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने नेट इनकम फाइंड आउट की तो -1,000 का उसे लॉस हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। अभी 8 का बी पार्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6,400 बैग्स। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इसमें कि जो शॉपकीपर है उसने ग्रे बैग्स को सोल्ड आउट किया, कितने ग्रे बैग्स थे उसके टोटल जो उसने सेल आउट किए हैं, 6,400 बैग्स उसको उसने ग्रे बैग्स को सेल आउट कर दिया, यानी कि बेच दिया उसने, ठीक है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ना तो शॉपकीपर को लॉस हो कोई, ना ही कोई प्रॉफिट हो, तो उसे वाइट सीमेंट बैग्स कितने सेल्ड आउट करने पड़ेंगे मार्केट में जिससे कि उसे ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, यानी कि वो बैलेंस कंडीशन में रहे, ना प्रॉफिट हो उसे ना ही लॉस हो। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ वाइट बैग्स कितने होंगे जिससे कि वो प्रॉफिट भी ना हो उसे, लॉस भी ना हो, यानी कि कोई नुकसान भी ना हो उसे और कोई प्रॉफिट भी ना हो उसे, ठीक है। ऐसी कंडीशन में रहने के लिए हमने क्या किया, देखो हमने यहाँ पे जो कंडीशन गिवन थी वो लिखी कि नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड, कितने ग्रे बैग सोल्ड किए थे उसने 6,400 बैग्स, ठीक है। अब एक बैग पे हमें जो क्योंकि ये ग्रे बैग्स है तो ग्रे बैग्स पे हमें लॉस ही गिवन है, तो लॉस कितना मिल रहा है उसे, लॉस मिल फाइंड आउट करने के लिए हमने 6,400 बैग्स को मल्टीप्लाई कर दिया है 5 से, ठीक है। 5 से इसलिए किया क्योंकि लॉस हो रहा था एक बैग पे ₹5 का, इस वजह से हमने टोटल लॉस को फाइंड आउट करने के लिए 5 से 6,400 को मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें
जो हमारा आंसर मिला हमें वो मिला 32,000, यानी कि 32,000 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ है। टोटल लॉस कितना हुआ है उसे? 32,000 रुपीज़ उसके लॉस में चले गए हैं जब उसने ग्रे बैग्स को 6,400 ग्रे बैग्स को सेल्ड आउट किया मार्केट में। ठीक है, यानी कि वो उसकी एक्चुअल प्राइस से भी कम में गए थे। तो देखो लॉस तो बहुत बड़ा हुआ है 32,000 का, उसे छोटा मोटा लॉस तो नहीं है। अभी देखो हम क्या फाइंड आउट करना है, हमें नंबर ऑफ वाइट बैग्स को फाइंड आउट करना है कि कितने मार्केट में वो नंबर ऑफ वाइट बैग्स को सेल्ड आउट करे, जिससे कि वो जो 32,000 के जो उसे लॉस हुआ है वो बैलेंस हो जाए, यानी कि ना उसे लॉस हो ना ही उसे प्रॉफिट हो। हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ वाइट बैग्स, नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स, हमें ये फाइंड आउट करना। देखो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हमें इतना पता है कि उसके 32,000 रुपीज़ जो है उसे लॉस में चले गए, यानी कि उसे वही तो रिकवर करना है, तभी तो वो ना प्रॉफिट ना लॉस वाली कंडीशन में आएगा। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ बैग्स को फाइंड आउट करना। देखो नंबर ऑफ बैग्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये रुपीज़ है, ठीक है, इस रुपीज़ को मैंने 8 से डिवाइड कर दिया। अब आप पूछोगे कि मैम ऐसे क्यों किया? ये इसलिए किया बच्चे क्योंकि हमें 32,000 रुपीज़ ही दोबारा से वापस करने हैं ज़ीरो आंसर लाने के लिए। ज़ीरो आंसर का मीनिंग है ना तो उसे प्रॉफिट हो रहा है ना ही उसे लॉस हो रहा है। तो 32,000 रुपीज़ ही हमें रिकवर करना है। तो वो रिकवर कैसे करेंगे? जब हम प्रॉफिट वाला आइटम मार्केट में सेल्ड आउट करेंगे। तो प्रॉफिट वाले आइटम को हमें कितने नंबर्स ऑफ बैग्स में बेचना है उसके फाइंड आउट करने के लिए हमें कितना चाहिए रुपीज़? 32,000 चाहिए, क्योंकि वही तो हमें रिकवर करना है मार्केट जो में आइटम बेचकर। ठीक है, तो 32,000 रुपीज़ चाहिए। और एक बैग पे कितना प्रॉफिट हो रहा है हमारा? एक बैग पे हमारा हो रहा है 8 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो हम 32,000 को 8 से डिवाइड करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ वाइट बैग्स फॉर नीदर लॉस नॉर प्रॉफिट। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे 32,000 डिवाइडेड बाय 8। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, कितना आंसर मिलेगा आपको? आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि 8 के टेबल में 32 आता है 4 टाइम, तो ये हो जाएगा आपका 4,000। ठीक है, ये कंप्लीटली हो जाएगा आपका 4,000। तो यहाँ पे हमने लिखा 4,000 बैग्स। सो अभी शॉपकीपर को कितना नंबर ऑफ बैग्स चाहिए? 4,000 बैग्स चाहिए। ठीक है, लिखेंगे हम 4,000 बैग्स आर रिक्वायर्ड फॉर neither profit nor loss condition। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ना तो हमें प्रॉफिट चाहिए था ना ही हमें लॉस चाहिए था। तो उस कंडीशन में हमने क्या किया? उस कंडीशन में हमने 32,000 को 8 से डिवाइड कर दिया, जिससे हमें फाइंड आउट हो गया 4,000 बैग्स। तो कितने बैग्स उसी मार्केट में सेल्ड आउट करने पड़ेंगे? 4,000 ऑफ वाइट सीमेंट। यहाँ पे मैंने वाइट सीमेंट नहीं लिखा, 4,000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। ठीक है, ऑफ वाइट सीमेंट। 4,000 bags of white cements are required for neither loss nor profit condition। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट का सॉल्यूशन। नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर्स टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 में ब्लैंक्स कुछ गिवन है। ठीक है, इन ब्लैंक्स में आपको एक इंटीजर्स को, सुटेबल इंटीजर्स को पुट करना है जिससे कि स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। अब देखो -3 की मल्टीप्लाई हमें किससे करेंगे जिससे कि हमें 27 मिल जाए। ठीक है, तो हम किससे करेंगे? देखो अब हमने इससे पहले रूल्स को स्टडी किया था। हमारा प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव का है। ठीक है, तो पॉजिटिव का है तो यहाँ पे माइनस साइन है, यानी कि हमें यहाँ पे माइनस का ही नंबर कोई लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले माइनस को साइन को पुट कर दिया। अब 3 के टेबल में 27 आता है, ये से आता है कितने टाइम्स? 9 टाइम्स आता है। तो 9 हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे, क्योंकि जब हमने -9 की मल्टीप्लाई -3 के साथ में की तभी हमारा आंसर 27 हो गया। अब हम इसको ब्रैकेट में पुट करेंगे। ठीक है, हम कभी भी 2 साइंस को एक साथ पुट नहीं करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई और माइनस 2 साइंस है ये, तो हमें हमेशा 2 साइंस को एक साथ नहीं लिखते हैं हम उनको सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया? फर्स्ट ब्लैंक पे -9। ठीक है स्टूडेंट, ये -9 है। अभी बी पार्ट है आपका 5 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल्स टू -35।
अब देखो ये माइनस का है, यानी कि हमारा प्रोडक्ट जो है माइनस का आया है। इसका मीनिंग ये है कि जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स हैं वो ऑपोजिट साइन के हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव का 5 है तो यहाँ पे हम नेगेटिव का इंटीजर लेंगे हम, ठीक है, कोई नेगेटिव का इंटीजर लेंगे। और 5 के टेबल में 35, यस डेफिनेटली आता है, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। तो हम यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई -7 से करेंगे, जिससे कि हमें आंसर में -35 मिल जाए, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, थर्ड पार्ट की बात करें, सी पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट है माइनस का, ठीक है, माइनस का प्रोडक्ट है। माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है, -8 है, यानी कि जो हम इंटीजर लेंगे वो पॉजिटिव का लेंगे। तो हमने यहाँ प्लस साइन पुट कर दिया, अगर नहीं भी पुट करेंगे तो भी फाइन है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 8 के टेबल में 56 है, यस आता है डेफिनेटली, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। 8 7 जा 56 होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 7, ठीक है। अगर सिर्फ 7 भी लिखा है आपने तो भी कोई इशू नहीं है, प्लस का 7 लिखा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब है आपका नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है आपका डी पार्ट। क्या है आपका डी पार्ट? डी पार्ट है डैश मल्टीप्लाइड बाय -12, ठीक है। अब हमारे प्रोडक्ट हमको हम देखते हैं, प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव का है, नेगेटिव का नहीं है। दैट मीन्स जो आपके दो इंटीजर्स हैं ये सेम साइन के होंगे, या तो अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस का हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाता है, तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अब 12 की मल्टीप्लाई हमें करनी है, कितने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 132 आ जाए। अगर हम 10 से टाइम करते हैं तो 120 हो जाता है, लेकिन ये 10 से भी नेक्स्ट आगे हो रहा है। अगर हम यहाँ पे 11 लेते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर 132 हो जाएगा, ठीक है। तो -11 मल्टीप्लाइड बाय -12 इट विल गिव यू -32। तो स्टूडेंट हमने ब्लैंक्स में फिलअप कर लिया है, सारे आपके इंटीजर्स को हमने पुटअप कर दिया है, जिससे कि स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हो चुकी है, कोई भी इसमें मिस्टेक्स नहीं है। साइन के रिगार्डिंग अगर आपको समझना है तो देखो रूल समझते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस हो जाता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमने यहाँ पे स्टेटमेंट को ट्रू स्टेटमेंट चेक कर लिया है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 फिनिश हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। एंड आई होप कि आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस हमने आज सॉल्व किए हैं तो सभी क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूँगी और अच्छे बेटर वे में आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल Unlock Education, like it, share it and press the bell icon for further videos. Thank you.